लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को हार नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैन रोजगार क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है मेरे दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा बीपीएससी 71वीं का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वह 13 सितंबर को अनाउंस है, यानी 13 सितंबर 2025 को आपका बीपीएससी प्रीलिम्स 71 यानी 71वीं का एग्जाम होने जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी यानी एक ऐसा, जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं तो सिविल सर्विस में एक ऐसा आपकी एक आइडेंटिटी, एक आपका ऐसा रिकॉग्निशन और ऐसी पहचान और एक ऐसी छाव जो आपकी समाज के साथ साथ प्रशासनिक और हमारा विभिन्न जो स्रोत है, विभिन्न जो हमारा क्षेत्र है उसमें जो हमारी पड़ती है, एक छाव जो पड़ती है, वो चीजों को आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि सफलता की जब बात करते हैं तो सफलता की लड़ाई हमें अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि हमने जन्म भी लिया था अकेले और मरना भी है अकेले, इसलिए भीड़ के साथ ही तो सब लोग बनते हैं। लेकिन आपकी सफलता जो होती है, सफलता में सभी लोग केवल तालियां बजाते हैं मेरे दोस्तों। तो सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। भीड़ के जीत का तो जश्न मनाने वालों की भीड़ ही भीड़ होती है। तो ऐसे गतिविधियों के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं। बीपीएससी 71वीं होने जा रहा है और आज इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो बीपीएससी होने वाली है यह 71वीं, तो बीपीएससी का डेट अनाउंस हो चुका है। और मैं ऐसा मानता हूं हमारे प्यारे बच्चों और दोस्तों कि आप सभी का बीपीएससी पीटी का जो है वो पीटी प्रीलिम्स की आपकी जो तैयारी होगा, ये तैयारी आपने बखूबी बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। लेकिन इसी एपिसोड में खास तौर पे मैं उन बच्चों की तैयारी की बात करेंगे जो खास तौर पे बीपीएससी जो है 71वीं के बाद हम 72वीं की बात करें, क्योंकि 72वीं में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं होने वाला है। और जब आप 72वीं की तैयारी करते हैं तो अभी से यदि आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप अभी से ही अपने तैयारी में लग जाएं। और आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी का हमारा पूरा के पूरा जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हम आखिर कैसे कवर करें, कम से कम समय में हम कैसे कवर करें। क्योंकि हमारा बीपीएससी का जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन की क्राइटेरिया जो होगी, यह क्राइटेरिया हमारा पूर्ण रूप से आप देखेंगे तो बदला सा लगेगा। मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन अब हमारे पूछने वाले हैं। वन लाइनर का डेट खत्म हो गया, वन लाइनर हमारा आउटडेटेड हो गया। यानी अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमारा तार्किक होगा, विश्लेषण के आधार पर होगा। तो हम क्या अपने तैयारी को विश्लेषण के आधार पर कर चुके हैं? क्या हम विश्लेषित हो चुके हैं या एनालिटिकल करने, एनालिसिस करने की हमारे पास क्षमता डेवलप हो चुकी है? ये सारे गतिविधियों के साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा बीपीएससी का पूरा सिलेबस होगा, क्वेश्चन की क्राइटेरिया कैसे होने वाली, कैसे पूछे जाएंगे और आपकी तैयारी क्या है, वो तैयारी के बारे में भी आपसे चर्चा हम करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं अशोक कुमार दुबे, मैं आपको जेआरसी यानी जैन रोजगार क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप अंत तक बने रहें और अपने बीपीएससी का जो आपकी टारगेट है, बीपीएससी के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारे चीजों को आप एकदम जो कहा जाता है एक एक छोटे से छोटे पॉइंटों को आप समझने की कोशिश करें मेरे दोस्तों। क्योंकि आपको मैं बता दूं, खुद को इतना मजबूत आपको बनाना है, यानी खुद को इतना मजबूत बना लें, हर मुश्किल का हल आपको निकाल लें और खास तौर पे रुकना नहीं किसी भी हाल में मेरे दोस्तों, क्योंकि बस आपकी तकदीर बदलना बाकी है। तो मेरे दोस्तों, आप अपने तकदीर को आप खुद ही बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी तकदीर किसी ने बदलने वाला नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा बीपीएससी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हम पूरी की पूरी अच्छे से जानेंगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा एक पीटी होता है, उसके बाद हमारी एक मेंस के एग्जाम होती है और उसके बाद हमारा जो थर्ड चरण जो होता है वह इंटरव्यू होता है। और इस 3 चरण में जो हमारी एग्जाम होती है, इसके बाद जो हमारा अंतिम जो रिजल्ट होता है, यानी जो इसी के बाद जो हमारा परिणाम निकलता है, वो फाइनल परिणाम निकलती है। तो आखिर तैयारी कैसे? क्योंकि हम सभी को पता है कि पीटी जो है, एक पीटी कह सकते हैं भीड़ों को छांटने के लिए लाई जाती है, यानी कह सकते हैं कि पीटी एक हमारा क्वालिफाइंग केवल एग्जाम होता है। क्या होता है? एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, क्योंकि हमारा पीटी का जो मार्क्स होते हैं, इसके मार्क्स हमारे बीपीएससी में नहीं जोड़े जाते। जो भी आपका एग्जाम होता है, जो भी आपकी रिजल्ट होती है, वह आपका मेंस और इंटरव्यू के आधार पर आपका जो होता है वो रिकॉर्ड ट्रैक जो होती है तैयार की जाती है और उसके बाद आपका बीपीएससी अंतिम रिजल्ट घोषणा करता है दोस्तों। तो इसमें आज यदि बात हम करेंगे तो सबसे पहले हमारा बीपीएससी का जो सिलेबस है, जैसा कि हमने प्रीलिम्स बोला, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। यानी आपके पास
4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शन जो होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। यानी ये हमारा एमसीक्यू ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम किए जाते हैं। और अभी जो हमारा एग्जाम का इस साल जो पैटर्न होगा वह बहुत आपको तार्किक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतनी आसान नहीं होगी। उसके बाद हमारा मेंस जो होगा, तो मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते, याद रखेंगे इसमें आपका जो होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होती है, लेकिन इसमें भी आपका एक ऑप्शनल भी पेपर आ जाता है। और जो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग कहलाता है, क्वालिफाइंग हमारा पेपर कहलाता है। और एक क्वालिफाइंग जो हमारा ऑप्शनल पेपर होता है, इसका नेचर ऑफ एग्जाम यदि आप देखेंगे तो यह आपका एमसीक्यूज आधारित होता है। यानी ये 100 नंबर का मान लिया जाता है, तो इसमें आपको 40 नंबर यानी 40% लाना आपको जरूरी है, क्योंकि 40% लाते हैं तो आप हो जाते हैं क्वालिफाई हो जाते हैं मेरे दोस्तों। तो यह जो हुआ आपका मेंस का है। और अंतिम रूप से आपका जो है इंटरव्यू होती है, और जा करके आप बीपीएससी के एक बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, और समाज में, अपने राज्य में आपकी एक अपनी छवि और अपनी जो आइडेंटिटी और पहचान जो होती है वह बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज ये सभी गतिविधियों पर हम बात करेंगे, क्योंकि यहां से आपकी जिंदगी बदल जाती है। और जिंदगी में कुछ करनी है मेरे दोस्तों, जिंदगी में कुछ करनी है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आपको बढ़ना है, क्योंकि हर मुश्किल से आपको टकराना होगा। और आपने टकराना यदि सीख गए तो हर मुश्किल आपको जो होगा वो कहीं ना कहीं छुंद सा बच जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम पीटी की बात करें तो हमारा प्रीलिम्स की जो एग्जाम होती है, एक्चुअली इसका उद्देश्य केवल नॉर्मल होता है कि उसमें से क्रीम बच्चों को छांट लेना, और जो क्रीम बच्चे होते हैं वो जाकर के मेंस में बैठ जाते हैं। तो आपका जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वह आपका 150 यानी 150 नंबर का एग्जाम होगा। और याद रखिए इसमें आपका 2 घंटा समय दी जाएगी। और एग्जाम में नेचर ऑफ एग्जाम की बात करें तो इसमें आपका निगेटिव भी रखा गया है बिहार में, याद रखेंगे इसमें आपका नेगेटिव है 1/3, यानी 1/3 जो है आपका नेगेटिव है। यानी ये बहुत अपने आप में कह सकते हैं बड़ा टफ होता है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए आपको ये बातों को बहुत ध्यान देना होगा, प्रीलिम्स में ध्यान देना होगा कि आपको 1/3 है, यानी 3 आपका गलत हो गए तो आपका जो होगा एक आपका सही नंबर जो होंगे वो कट जाएंगे, यानी 3 में 1 आपकी घट जाएगी। यानी नकारात्मक नेगेटिव ऑप्शन से आपको बचनी है, तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी होगी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारा जो मेंस का जो एग्जाम होता है, तो मेंस का जैसा कि हमने डिस्कस कर दिया है, तो मेंस में आपका सबसे पहले एक सामान्य हिंदी होता है, और जो आपकी जनरल जो हिंदी होती है वो 150 नंबर का होता है। वो आपको मैं बता दूं, मेंस का जो भी हमारा एग्जाम होता है, प्रत्येक जो इसका पेपर होते हैं, इसका प्रत्येक जो पेपर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपका हमेशा 3-3 घंटा का होगा। जो भी पेपर होते हैं मेंस का वो सभी आपका 3-3 घंटा का एग्जाम होता है। तो इसमें पहला आपका सामान्य हिंदी होता है 150 नंबर का। उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन का पेपर 1 हो जाता है। तो जो आपका जीएस पेपर जो 1 होगा, ये जीएस पेपर 1 जो आपका होता है ये आपका 300 नंबर का होता है ना, और इसमें 3 घंटा आपको मिलते हैं। उसी तरह आपका जीएस पेपर जो होता है सेकंड हो जाता है, और जीएस पेपर सेकंड भी आपका 300 नंबर का हो जाता है। और उसके बाद एक आपको हमने जैसा कि बताया कि आपका वैकल्पिक यानी आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है। और ये जो आपका ऑप्शनल जो पेपर होता है, जो भी आप ऑप्शनल रखते हैं, जो भी आपका ऐच्छिक विषय होता है, तो आपका ऑप्शनल जो पेपर होते हैं 100 मार्क्स का होता है। और ये आपका भाई एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसको आपका क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं 40% यानी 40% आपको लाना होगा। यदि 40% आप ले आते हैं तो आपका ऑप्शनल जो होगा क्लियर हो जाता है, यानी ऑप्शनल आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और इस तरह से यदि देखा जाए तो टोटल जो हमारा मेंस का जो पेपर होगा, वो टोटल मेंस का पेपर आप देखेंगे तो कुल अंक ऐसे आप ओवरऑल यदि देखें तो ये आपका टोटल पेपर जो आपका मेंस पेपर 1 300, उसके बाद पेपर 2 300, 3 दूनी 6, वैकल्पिक जो पेपर हुआ वो 100 नंबर का हो गए, है ना। उसके बाद एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो एसे का पेपर होता है। अभी जो है एसे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, तो एसे पर हम बात करेंगे, एसे को कैसे लिखे, कैसे अट्रैक्टिव करें, कैसे हम अपना जो आर्ट हमारी जो होती है राइट ऑफ वे होता है या आर्ट ऑफ राइटिंग जो होता है, इसे हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस पर हम लोग लंबी बात करेंगे। तो एसे जो होता है, एसे का भी पेपर आपका 300 का होता है, यानी एसे 300 हुआ, फिर पेपर 1 जो होंगे 300 का हो जाएंगे, पेपर 2 जो हो जाएगा 300 का होगा, है ना। और आपका जो ऑप्शनल जो पेपर होता है 100 नंबर का हो जाता है। और हिंदी जो होगा
वो हिंदी जनरल हिंदी आपका 100 नंबर का हुआ। टोटल देखेंगे तो आपका 1100 नंबर का जो होता है आपका मेंस एग्जाम होती है। और अंतिम रूप से आपका जो होता है इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में आपका बॉडीली कह सकते हैं, शारीरिक रूप से आपको उपस्थित होना होता है, और आपका इंटरव्यू जो होती है वह 120 नंबर का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मेंस प्लस यदि हम इंटरव्यू की बात करें तो मेंस प्लस इंटरव्यू आपका टोटल 1100 और प्लस 120 जोड़ लीजिएगा तो यानी 1230 नंबर हो जाएगा, है ना। सॉरी, टोटल जो हो जाएंगे आपका वो 1300 नंबर, 1320 हो जाएंगे ना, 2 1 3 120, और यहाँ पर सॉरी, तो इसको आप जो है इसको आप कर लेंगे तो टोटल जो आपका हो जाएगा पेपर, यहाँ 1100 हो गए, यहाँ पर 120 हो गए, यानी आपका हो जाएगा 1220 नंबर जो हुआ ये टोटल आपकी एग्जाम का पार्ट हो गई, यानी जो आपका मेंस और इंटरव्यू होगा। और इस तरह से आपका जो बीपीएससी होगी या बीपीएससी की आपकी जो है मेंस का जो होगा एक परीक्षा हो जाएंगे। मेरे दोस्तों आपको ये जानना होगा कि हम जब बीपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी का जो पैटर्न है, तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो पीटी का एग्जाम होती है वो प्रीलिम्स हमारा होता है एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑप्शनल बेस्ड होता है, और इसमें आपको मैंने बताया कि 1/3 जो होता है इसमें आपका नेगेटिव होता है, और ये आपका 150 नंबर का एग्जाम होती है, ठीक है। 150 आपका मार्क्स का एग्जाम होती है। और इसके लिए टाइम की बात करें, समय अवधि की बात करें तो आपको 2 घंटा इसके लिए समय दिया जाता है। और इसका एग्जाम ऑफ मोड जो होता है आपका ऑफलाइन अभी बिहार में हमारा होता है, यानी बिहार में हमारा पीटी जो होता है और मेंस की भी यदि बात करें तो ये दोनों का दोनों हमारा एग्जाम जो होता है वो हमारा ऑफलाइन मोड में ही किए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम लोग बात करें कि जब हम बीपीएससी की तैयारी करें तो बीपीएससी में आखिर सिलेबस है क्या। देखें, हम जब बीपीएससी की सिलेबस की बात करें तो इसमें नॉर्मल जो होता है हमारा जो जीएस में होता है, जीएस पेपर की बात करें तो नॉर्मली यदि हम प्रीलिम्स की बात करें तो पीटी में हमें पढ़ना होता है क्या, तो हमारा एक जनरल साइंस होता है, यानी जनरल साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो होता है, इसमें हमारा इकोलॉजी का भी पार्ट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट हो जाता है, ठीक है। और अब हमारा क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा ट्रेडिशनल नहीं पूछे जाएंगे। अभी तक जो क्वेश्चन ट्रेडिशनल पूछे जा रहे थे वो ट्रेडिशनल नहीं होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपका अप टू डेट होंगे, यानी करंट अफेयर जो होता है वह करंट अफेयर से आपका जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जोड़ करके ही पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आपका समसामयिकी, समसामयिकी का मतलब होता है हमारा करंट अफेयर, यानी सीए, यानी करंट अफेयर, और कह सकते हैं करंट स्टडी जो होते हैं। तो करंट अफेयर में आपका जो होता है 3-4 पॉइंट को आपको याद रखना है। इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय जो क्वेश्चन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय भी आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आपको राष्ट्रीय स्तर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और खास तौर पे यदि आप बीपीएससी की बात हम कर रहे हैं तो बिहार विशेष जो होता है, यानी बिहार राज्य की यदि बात करें तो बिहार राज्य से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपसे जो होगा बिहार राज्य से जो भी करंट अफेयर बन रहे हैं वे सारे, मतलब हम कह सकते हैं बिहार सरकार की जो भी योजना परियोजनाएं हैं वे सारे चीजों के बारे में आपको जागरूक रहना होगा, क्योंकि यह एक समान जागरूकता परीक्षा होती है प्रीलिम्स का, और इसमें आपको एकदम जागरूक होनी होगी। सरकार की एक एक प्रकार के जो सरकार की योजना परियोजना, सरकार जो विभिन्न प्रकार के जो कदम उठाती है, चाहे समाज के लिए हो सकता है, राज्य की व्यवस्था के लिए हो सकता है, या राज्य में आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए हो सकता है, ये सभी जितने भी योजना परियोजनाएं होते हैं इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आपका समस्या बढ़ सकती है। जैसे कि ओवरऑल यदि हम आपसे एग्जांपल ही पूछ लें, ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि आपसे बिहार से, केवल मैं बिहार की बात कर रहा हूं अभी, तो मान के चलते हैं कि यदि आपसे बिहार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बिहार में, आपको पता ही है कि इस साल हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी बन रहे हैं, लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाए कि बिहार का पहला, ध्यान देंगे, बिहार का पहला CBG यानी होता है कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, कहेंगे इसको अंग्रेजी होगा फुल फॉर्म कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस जो आपका प्लांट है ये बिहार में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ लगा हुआ है। ऑप्शन आपको मान लिया जाए कि हम दे देते हैं, इमेजिन हम करते हैं कि हमने यहाँ पर सिवान कर दिया है ना, दूसरा हमने ऑप्शन कर दिया गोपालगंज कर दिया, और तीसरा ऑप्शन हमने कर दिया नवादा, और चौथा ऑप्शन रहेगा, चौथा हमने कर दिया रोहतास। इज इट क्लियर।
अब मायने सी बात है कि यदि आप अपडेट है, प्रश्न है कि बिहार का पहला सीबीजी यानी बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है कहां लगी है। मैं आपको बता दूं ये रोहतास में ही लगा है, और रोहतास में आपने विक्रमगंज के नाम सुना होगा। तो जो विक्रमगंज, बिहार का जो विक्रमगंज है, यहां पर आपका बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाई गई है। तो क्वेश्चन जो होगा, जब तक आप बिहार के बारे में अपडेट नहीं है, बिहार करंट अफेयर नहीं पता है, तो समस्या विकराल हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मान लिया जाए कि भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम यदि बात करें, 2-3 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं जिससे कि आप समझें और जानें। तो जैसे अंतरराष्ट्रीय जो आपका करंट अफेयर जो होता है, इसे रिलेट करके क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, इमेजिन करो जैसे अभी भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वार हमारी चल रही है ना। अब यदि मान लिया जाए, कह दिया जाए कि 2024 के अंत तक, ध्यान देंगे 2024 के अंत तक भारत और अमेरिका के बीच कितना का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। अब ऑप्शन मान के हम चलते हैं। पहला देता है कि 87 बिलियन डॉलर, दूसरा ऑप्शन देता है 129 बिलियन डॉलर, तीसरा ऑप्शन देता है 89 बिलियन डॉलर, और चौथा ऑप्शन आपको देता है 127 बिलियन डॉलर। अब बताओ आप इसका आंसर क्या मारोगे। तो प्रश्न होता है कि हम कितने अप टू डेट हैं, करंट अफेयर से कितने अप टू डेट है। ये हमारा हुआ तो भारत और अमेरिका, क्योंकि ये बात इसलिए लाना पड़ा कि अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्सेस यदि यूएसए की बात करें तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं भारत पर अनेक प्रकार के वो जो है अभी टैरिफ वार जो होता है, टैरिफ की जो बात हो रही है, वे टैरिफ लगा रहे हैं, जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ता जो है बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो आखिर टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। अब मान लो आपको यदि जीएस बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि टैरिफ क्या होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि टैरिफ जो लगाया जा रहा है तो भारत पर ही क्यों सबसे ज्यादा, पहली बात हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात हो सकता है कि भारत में टैरिफ जो लगाया गया इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। इसके प्रमुख कारण जो है, ये प्रमुख कारण यदि आपको पता है तो आराम से इसको सॉल्व करेंगे। यदि हम दोनों को द्विपक्षीय जो हमारी व्यापार हुई है तो द्विपक्षीय व्यापार जो हमारा रिपोर्ट होता है, ये व्यापार रिपोर्ट हमको पता होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं कि भारत और वर्तमान की यदि बात किया जाए तो वर्तमान में दोनों राष्ट्रों के बीच में विवाद जो हो रहे हैं, ये विवाद का कारण भी हमें जानना होगा। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे, इसमें जो रसिया है यानी रूस जो है, ये रूस का योगदान या रूस का जो पक्ष है क्या है। मतलब ये सारे हमारा एपिसोड है, इस क्वेश्चन में लगभग देखा जाए तो ये सारे चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के इस समस्या का हम हल निकाल पाएंगे मेरे दोस्तों। तो जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया कि हमारा एग्जाम का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होगा वो एकदम डिफरेंट होने जा रहा है। और आप यदि अभी से, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यदि आपकी पैटर्न जो है क्वेश्चन या एग्जाम की तैयारी करने का पैटर्न वही ट्रेडिशनल है, वन लाइनर है, लूसेंट है, तो मैं कसम से कह रहा हूं कि आप पता नहीं कहां फेंकाने वाले हैं। सो मेरे दोस्तों, आप अपनी एग्जाम की जो तैयारी वर्तमान में जो हमारा रिसेंट जो हमारा अप टू डेट जो सिलेबस है उस सिलेबस के साथ चलें, और आपके सिलेबस को एकदम नया एपिसोड के साथ हम देने के लिए हर संभव तैयार हैं। तो हमारा पहला 87 बिलियन डॉलर, दूसरा जो है तो देखो सबसे पहली बात होता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो हमारा ट्रेड जो हुआ है, ट्रेड हमारा 127 बिलियन डॉलर से अधिक का हुआ है। और इसमें से यदि देखा जाए तो भारत जो है वो भारत अकेले अमेरिका को जो है निर्यात अमेरिका को भारत जो कर दिया है वह 89 बिलियन डॉलर का कर दिया है। कितना हुआ? 89 बिलियन डॉलर का भारत जो है निर्यात कर दिया है अमेरिका को। इज इट क्लियर? और इस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में देखा जाए तो अमेरिका के साथ भारत का जो बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है ये हमारा सरप्लस हो गया। इज इट क्लियर?
तो मैंने इस बात यहाँ पर बैलेंस ऑफ एक ट्रेड होता है, एक बैलेंस ऑफ कह सकते हैं कि हमारा पेमेंट होता है। इस सारे चीज़ों को जब तक हम नहीं जानेंगे समस्या हमारा एक विकराल होगा। तो टोटल हमारा दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल हमारी ट्रेड हुई है वह 127 बिलियन डॉलर से अधिक का हुआ है। वहीं पर भारत जो है अकेले 89 बिलियन डॉलर का उसको निर्यात कर दिया है। अब इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी को एनालिसिस जो है हम लोग ऑलरेडी इसका जो विश्लेषण जो होता है विश्लेषण हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर रहे हैं, और आगे भी इस तरह से हमारा जो होगा करंट अफेयर आईआर का जो क्लासेज होंगे वो मैं आपको कंटिन्यू करते रह रहा हूं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछेंगे। तो उसके बाद हमारा जो होता है तो सामान्य विज्ञान हुए, समसामयिकी हो गए, इतिहास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतिहास में आपका भारत के इतिहास के साथ साथ बिहार का भी इतिहास पूछी जाती है। ठीक है, भारत के साथ साथ बिहार के भी इतिहास पूछी जाती है। जैसे मान लो हम तुम लोग से एक क्वेश्चन यहीं पर दाग दें, अब आपसे हम कहें कि जो महात्मा बुद्ध थे, ध्यान देना, महात्मा बुद्ध की यदि बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, अब ये मायने सी बात है, आपसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिएगा तो हम पहले ऑप्शन दिए पिपरहवा, ठीक है, दूसरा हमने ऑप्शन दे दिया लुम्बिनी, लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन हम दे दिए नेपाल, और चौथा ऑप्शन जो है वो हम दे देते हैं इनको मान लिया जाए कि हम करते हैं राजगृह। ठीक है, अब मान लो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया, आप जवाब क्या देंगे? तो मुझे पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो जवाब देंगे वो लुम्बिनी ही देंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक रट गया है लुम्बिनी लुम्बिनी और लुम्बिनी, लेकिन लुम्बिनी के अंदर में जगह जो है पिपरहवा है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो पिपरहवा होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा कि इसका आंसर होगा पिपरहवा, पिपरहवा। और पिपरहवा है कहाँ? तो ये आपका लुम्बिनी में ही है, लुम्बिनी में है, यानी कपिला वस्तु जो है, तो कपिला वस्तु जो है यहाँ पर कपिला वस्तु एक बड़ा क्षेत्र है, उसमें एक छोटा सा जो है एक एरिया है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में एक गांव है जिसका नाम है पिपराहवा। तो इस पिपराहवा में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। लेकिन बच्चों ने डायरेक्ट देखा जाए तो या तो बच्चे याद कर चुके हैं कि या तो हम लुम्बिनी मारेंगे या तो कपिला वस्तु मार, थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे ही अंदर जाता है बच्चा फंस जाता है, और फिर यहाँ पर जैसे हमने कंफ्यूज किया, मान लो कि जैसे हम यहीं पर ऑप्शन नेपाल दिया, हो सकता है यहाँ पर एक और ऑप्शन हम कपिला वस्तु दे दिया होता, कपिला वस्तु दे दिया होता। क्या आपको लगता है आप क्या जवाब मारेंगे? तो मुझे लगता है कि आप इतने में कंफ्यूज हो गए होंगे कि लुम्बिनी मारें कि कपिला वस्तु मारें, आप पूरे के पूरे कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आपसे एग्जाम देखो इतने नजदीक जो होता है, इतने नजदीक, इतना नियरेस्ट जो होता है आपसे क्वेश्चन पूछता है, और आप एकदम बहुत हद तक जो होता है आप विचलित हो जाते हैं। तभी आप विचलित होते हैं क्योंकि आपने वन लाइनर पढ़ा है, आप ऊपर ऊपर पढ़ने की कोशिश किए। आपको जानना है, बीपीएससी निकालनी है, आपको बहुत डेप्थ में जानने की जरूरत होगी, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला अब हमारा जो होगा इसी तरह होने वाला है मेरे दोस्तों। उसके बाद यदि भूगोल की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको भारत और बिहार के भूगोल आपका है सिलेबस। राजनीति शास्त्र की बात करें तो हमारा भारतीय राजनीति तो होती है, भारतीय राजनीति के साथ साथ हम कह सकते हैं कभी कभी हमारा विश्व के राजनीति शास्त्र से भी क्वेश्चन आते हैं, बिहार के भी राजनीति से पूछते हैं। जैसे मान लो हमें इसमें एक क्वेश्चन आपको देते हैं, देखता हूं कितने जवाब बच्चे देते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर देश के सीजेआई कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाते हैं। यह विचार का स्रोत क्या है, या इस विचार का स्रोत को बताएं। ठीक है, अब आपको मैं ऑप्शन दिया मूल संविधान, ऑप्शन दिया राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1966, तीसरा राष्ट्रपति
उत्तराधिकार अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम 1969। चौथा हमने दिया कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिनियम, राष्ट्रपति अधिनियम 1969। हमें लगता है कि आप में से कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे। मान लो यदि आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे, क्योंकि हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट खाली होता है, तो देश का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सीजेआई जो होते हैं देश के कार्यवाहक तो राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन इसका स्रोत कहां से है? क्या मूल संविधान से लाया गया है? क्या यह राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1966 में चर्चा की गई है? क्या राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में चर्चा की गई है? या कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिनियम 1969 में चर्चा की गई है? मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने या तो लूसेंट पढ़े होंगे या तो बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ करके बैठे हुए होंगे। और मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक बस इतना ही पढ़ा हुआ। आपको यही पढ़ाई गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सीट खाली होता है तो सीजेआई आ जाते हैं, देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन ये कहां से आया, कैसे आया, आपको अभी तक नहीं बताई गई है। यही चीज आपको जैन रोजगार क्लासेज बताएगी और यही चीज अशोक दुबे आपसे बताएगा जो अभी तक आप जानते नहीं है। क्योंकि 1969 के यदि दौर में देखेंगे तो 1969 में जाकिर हुसैन जो देश के राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो जाता है, और उसी समय देखेंगे तो संजीव जो रेड्डी जो थे, नीलम संजीव रेड्डी, ये उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। और उसके बाद दोनों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सीट खाली हो जाता है, और उसी दौर में हमारे यहाँ एक संसद से एक बिल पारित होता है और उस बिल का नाम था राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। और इस तरह से राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत हम कहेंगे कि यह कानून लाई गई कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट खाली होगा तो देश का सीजेआई जो होंगे वह देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। क्या आपको यह चीज बताया गया है? तो यह केवल आपको जैन रोजगार क्लासेज बताएगी। जो हमने एनालिटिकल बता रहा हूं, एनालिसिस करने के लिए आपको जैन रोजगार क्लासेज बताएगी, यहां अशोक दुबे ही आपको बताएंगे। क्योंकि अभी तक आपने या तो लूसेंट पढ़ा होगा या तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़ाई गई होगी, और बार बार आपको यही पढ़ने के लिए कहा गया होगा। लेकिन थोड़ा भी एग्जाम आपसे पैटर्न में चेंज करती है तो मैं कसम से कह रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एनालिटिकल सीखो, आप विश्लेषण करना सीखो, और विश्लेषण करना सीख गए तो बीपीएससी क्या यूपीएससी कोई माई की लाल नहीं है जो आपको एग्जाम रोक देगा। तो मेरे दोस्तों, ये आपका जो है एक तरह से हम कह रहा हूं कि ये आपका एक सिलेबस है। इस सिलेबस को हम बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात होता है हमारे इंडियन इकोनॉमी की बात होती है, तो हमारे इकोनॉमी में जो होता है इंडियन इकोनॉमी तो पूछेगा ही, साथ ही साथ बिहार की हमारी अर्थव्यवस्था पूछेगा। जैसे मान लिया जाए कि इसे रिलेट आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 2025-26, ध्यान देंगे, 2025-26 का बिहार का बजट, बिहार का बजट का राशि कितना था या राशि कितना है। अब मान लिया जाए 2025-26 का जो आपका बजट है बिहार का, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितना राशि का बिहार का बजट पेश की गई है। हमने आपको ऑप्शन दे दिया कि 3.15 लाख करोड़, ध्यान देना, लाख करोड़ हमने कर दिया 3.16 लाख करोड़ कर दिया। हमने यहाँ क्वेश्चन किया 3.17 लाख करोड़ कर दिया, और एक हमने यहाँ कर दिया 3.171 लाख करोड़ कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन का ये जवाब आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बताइए कि बिहार का जो हमारी बजट पेश की गई थी, यह 2023-25-26 का जो बजट पेश किया, वो आपको पता है कि बिहार का बजट जो है 3 मार्च को लाया गया था, यानी 3 मार्च 2025 को लाई गई, और ये लाया गया सम्राट चौधरी जी के द्वारा। और सम्राट चौधरी जो हैं, आप सभी को पता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के वित्त मंत्री हैं, और इनके द्वारा बिहार का बजट पेश की गई 3 मार्च 2025 को। और इस दिन जब बजट पेश की गई तो बिहार का बजट का जो राशि रहा, यह कुल राशि हमारा 3.17 लाख करोड़ का बिहार का बजट पेश की गई। तो अब इस तरह से आपका भारत का हो सकता है, विश्व का हो, जैसे विश्व भारत से आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का इस साल का जो बजट है, इस बजट में जो हमारा राजकोषीय घाटा होता है, यानी फिजिकल डेफिसिट सुना होगा, तो आपसे पूछ दिया जाए कि राजकोषीय जो घाटा है, ये राजकोषीय घाटा देश का जो हमारा जीडीपी है, ये देश का जीडीपी का कितना प्रतिशत कम करने की बात किया जा रहा है, यानी 4.4%। याद रखेंगे
तो भारत का जो हमारा टोटल अभी जो बजट है और जीडीपी जो है, तो चूंकि आपको पता है कि जीडीपी में भारत जो है दुनिया का चौथा देश हो गया है। पहला अमेरिका है जिसका 30.28 ट्रिलियन डॉलर इसका इकोनॉमी है। उसके बाद चाइना का आता है, उसके बाद जर्मनी का आता है, फिर हमारा प्यारा इंडिया हो गया, और उसके बाद जापान चला गया, उसके बाद यूके यानी इंग्लैंड चला गया। और इंडिया का हमारा जो जीडीपी अभी है वह हमारा भारत का जीडीपी जो है 4.187 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हो चुका है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। तो इस तरह से भारत दुनिया का चौथा जीडीपी है। और इस तरह से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत हमारा जो फिजिकल डेफिसिट होगा, राजकोषीय घाटा होगी, वो कम करने की बात हो रही है, तो 4.4% कम करने के अनुमान लगाई गई है कि 2025-26 के अंत तक हम अपने जो भी हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप एक एनालिसिस करने के लिए आप हमारे साथ सीख रहे हैं और जय रोजगार क्लासेज आपको सिखाने की हर संभव कोशिश कर रही है। उसके बाद हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो होता है, क्योंकि हमारा जो नेशनल स्ट्रगल जो होता है, नेशनल मूवमेंट जो होती है, ये नेशनल मूवमेंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसके लिए टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग होंगे नसीब पे छोड़ देंगे। तो नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, सुना होगा। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें कि नसीब नहीं साथ दे रही है, क्योंकि नसीब उन्हीं के साथ देता है जो कार्य करते हैं और जो वर्क करते हैं। तो फिर हमारा यही कहना होगा कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो इम्तिहान आप देना शुरू कर दो, आपकी परीक्षा हो रही है, और इसी परीक्षा के साथ आपका रिजल्ट भी होना तय है मेरे दोस्तों। अब यदि देखा इस रिपोर्ट के माध्यम से, और हम इसके बारे में यदि हम बिहार के या बीपीएससी का जो हमारा, जैसा कि हमने सिलेबस बताया, तो ये आपको सिलेबस जो है पूर्ण रूप से आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई। तो ये हमारे बिहार का जो था पूरा का पूरा सिलेबस था। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक अजूबा और एक यूनिक हम बैच लेकर के आ रहे हैं। वह हमारा है 72वीं बीपीएससी, खास तौर पे जो बच्चे इस साल की तैयारी करने वाले हैं, या कह सकते हैं जो इस साल ग्रेजुएट कर गए, या उनको बीपीएससी का सपना आ रहा है, उनको सपना में ड्रीम आ रही है कि यार बीपीएससी क्वालिफाई करके हम ऑफिसर कैसे बन जाए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन कहेंगे कि आपके लिए हम एक बहुत बड़ा एक चीज लाए हैं, जिसके द्वारा आपका लक्ष्य कहीं ना कहीं हम निर्धारित करेंगे और आपकी सफलता आपके चूमेगी, पैर को चूमेगी। तो तूफानों से लड़ना तो किस्मत की बात है दोस्तों, किस्मत से ज्यादा हौसला महत्वपूर्ण हमारी होती है। तो इस तरह हमने आपके लिए एक लाया है 72वीं बीपीएससी का बैच। और ये 72वीं बीपीएससी का बैच जो हमारा होगा, ये बाइलिंगुअल होगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया गया है। और इस बैच का हमने नाम रखा है निश्चित बैच। ध्यान देंगे, हमारा जो बैच है, इस बैच का हमने नाम रखा है निश्चित बैच, क्योंकि सफलता सुनिश्चित है। जय रोजगार क्लासेज आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी, इसकी मैं वादा करता हूं। ये हमारा अल्टीमेटम भी है। तो ये सब हमारा जो निश्चित बैच है, इसमें हम आपको देने वाले हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो हमारा वीडियो होगा, ये आपको मैं दूंगा। इसके तहत आपको मॉक टेस्ट हम हर सप्ताह में मिलेंगे, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको लेंगे, फुल डिस्कशन आपको देंगे। और सबसे बड़ी चीजें हैं कि आप ऑनलाइन जुड़े या ऑफलाइन जुड़े, आपको दोनों में डाउट सेशन क्लासेस भी आपको दिए जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, एमसीक्यू जितने भी मल्टीपल चॉइस हमारे क्वेश्चन हैं, और 1 साल का हम वैलिडिटी वाला आपको हम वीडियो का जो हमारा कोर्स वर्क होगा यानी पेन ड्राइव जो कोर्स होगा वो हम आपको देने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो हमारा 72वीं बीपीएससी जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, यह हमारा 72वीं बीपीएससी आपके लिए एकदम अभी स्पेशल पैकेज है, क्योंकि अभी हमारा जो है सीजन चल रहा है पर्व का। और इस पर्व महोत्सव का जो है आपके लिए पैकेज मात्र अभी है 4,999 रुपया। यानी यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आने वाला जो बीपीएससी आने वाली जो 72वीं है, क्योंकि 71वीं तो होने जा रहा है, तो यदि आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप देर न करें, 4,999 रुपया में आप हमारे साथ जुड़े, आप जीआरसी के साथ जुड़े और आप अपनी सफलता का परचम जो है, आप अपनी सफलता का परचम लहराएं। मेरे दोस्तों, किसी भी प्रकार की मुश्किलें नहीं होती, क्योंकि मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी मैं पहुंचा नहीं हूं मैं। तो मेरे दोस्तों, आपकी जो सफलता और आपकी जो मुश्किलें हैं, उस मुश्किलों को दूर करने के जैन रोजगार क्लासेज आपके साथ है, आपके पास है, और बस बहुत तनिक दूरी पर है। बस आप एक बार जुड़ करके देखो, आपकी सफलता सुनिश्चित होना तय है। क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। तो इसी के साथ आपके लिए 72वीं बीपीएससी बैच का जो है हम आज शुरुआत कर चुके हैं। आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें,
लाइक सब्सक्राइब करें और जैन रोजगार क्लासेस के साथ जुड़ें, जिससे कि आपकी 72वीं जो आने वाली बीपीएससी, जैसा कि हमने बताया कि हम एनालिटिकल हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं, एनालिटिकल हम कैसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस साल का बीपीएससी और 72वीं जो बीपीएससी का क्वेश्चन होगा वो पूरे के पूरे विश्लेषण के आधार पर होंगे दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं, जुड़ें, और फिर हम एक नए बैच के साथ, इस जो हमारा निश्चित जो बैच रखी गई है, इस निश्चित बैच के साथ हम आप सभी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।